नमस्कार मित्रों। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। ये कंटेंट लूसेंट से लिया गया है। उच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के भाग 6 में किया गया, पार्ट 6 में किया गया। उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक है। और इस चीज़ को हमें खास करके याद रखना है कि जो संविधान का भाग है, जो हाई कोर्ट का आर्टिकल है, वो 214 से लेकर के 231 तक है। इसको याद रखने का एक ये तरीका हो सकता है कि हाई कोर्ट को हम SC लिखते हैं, HC। तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से ये 4 बन गया और ये जो C है ये इस साइड आकर के किसी भी तरीके से ये 2 बन गया, तो 214 SC ये बन गया 4। इसको हम H को 4 बना रहे हैं, ये 1 बच गया। ये जो C है इस साइड आकर के ये क्या बन गया, 214। तो 214 214 आर्टिकल जो है ये हाई कोर्ट से संबंधित है। और अंतिम वाला जो आर्टिकल है 231, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक बढ़ाकर और फिर एक घटाकर, एक बढ़ाए तो 3 हो गया और एक घटाए तो 2 में से एक घटाए तो 1 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये कि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 214 से लेकर के 231 तक है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 214 कहता क्या है। आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह आर्टिकल 31 कहता है। मतलब कि शुरुआती आर्टिकल जो हाई कोर्ट से संबंधित है 214, वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जबकि आखिरी जो आर्टिकल है 231 हाई कोर्ट से संबंधित, वो ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। मतलब एक ही हाई कोर्ट जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का मामला देख सकता है। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, उस समय ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 के तहत। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआती समय में जो भारत में राज्यों की संख्या थी वो कम थी। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे राज्यों की संख्या बढ़ने लगी, एक राज्य को तोड़ करके कई और राज्य बनाए गए। तो इसके लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन, इस चीज को याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन छपाक से आया 1956 में। 7वां संविधान संशोधन छपाक से आया 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और उसमें यह कहा गया कि संसद जो है वो विधि बना करके संसद को यह अधिकार दिया गया कि आर्टिकल 231 के तहत वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि आर्टिकल 214 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जबकि आर्टिकल 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट स्थापित किया जा सकता है। यदि वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। 25 हाई कोर्ट वर्तमान में है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। हम केंद्र प्रदेशों से केवल दिल्ली में ही उच्च न्यायालय है। मतलब सिर्फ और सिर्फ केंद्र प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए तो दिल्ली में ही हाई कोर्ट है। बाकी अन्य जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है। वो किसी दूसरे हाई कोर्ट के अंतर्गत मैनेज किए जाते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। अब देखिए, हाई कोर्ट की यदि गठन की बात करें, संगठन की बात करें, तो हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, और उसके बाद अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है, जो नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 217 के तहत। आर्टिकल 217 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, इसको याद रखने का तरीका ये हो सकता है, मैं इस तरीके से याद रखा हूं कि जो इंसान किसी को अपॉइंट कर सकता है वो इंसान उसे हटा भी सकता है उसके पद से। किसी पद पे यदि किसी को पावर है कि उस पद पे वो उसको नियुक्त कर सके, तो उसको पावर ये भी है कि उसको उस पद से हटा सके। तो आर्टिकल 217 के तहत मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है।
तो देखिए हम ये 17 पे फोकस करेंगे। 17 का मतलब होता है खतरा। मतलब कि मुख्य न्यायाधीश को यदि पद पे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति उससे उसके पद से हटा भी सकता है। तो इस तरीके से हमने याद किया कि 217 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आपको तो मैंने ये याद करवा ही दिया है कि आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 तक हाई कोर्ट की चर्चा की गई। तो 217 जो है ये बीच में ही आता है, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 217 जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है ये सलाह मशवरा करने के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये जो सलाह है वो सलाह लिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और साथ ही जो संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं उनसे सलाह लिया जाता है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे किया जाता है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को सीमित नहीं किया गया है। आवश्यकता अनुसार जितनी न्यायाधीशों की, जितनी जज की ज़रूरत होती है उतना अपॉइंट किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होती है, कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले लोग उच्च न्यायालय के जज बन सकते हैं। तो पहला तो ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, मतलब 10 वर्षों तक वो जज के रूप में काम किया हो, न्यायिक पद पे हो। अथवा यदि ये चीज़ पूरा नहीं कर पाता है तो उसके जगह वो किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकील के रूप में काम किया हो। या तो वो किसी न्यायालय में 10 साल तक न्यायिक पद पे रहा हो, जज के रूप में रहा हो। न्यायिक पद पे रहा हो मतलब कहने का मतलब ये कि वो कुछ न्याय से संबंधित जानकारी रखता हो, उस पद पे हो, जैसे अधीनस्थ न्यायालय में जज के रूप में काम किया हो। और 10 वर्ष या वह एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील के रूप में रहा। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो शपथ है, शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। या तो राज्यपाल शपथ दिलाएंगे या राज्यपाल द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे वो शपथ दिलाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है, और राज्यपाल को, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अब आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। कहने का मतलब यह है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट पीरियड है वो 62 ईयर्स है। मतलब 62 साल यदि उनकी उम्र हो गई तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। वहीं यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष रिटायरमेंट पीरियड है। मतलब 65 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के 62 वर्ष। ये हाई कोर्ट में भी 65 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने को रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रपति को ही अपना पत्र सौंप सकते हैं, राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं। आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदमुक्त होता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को यदि हटाना हो तो उसको उसी तरीके से हटा सकते हैं जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, जजों को हटाने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में उसने न्यायाधीश के रूप में काम किया है, उसी न्यायालय में, उसी हाई कोर्ट में वो वकालत नहीं कर सकता है, किंतु वो दूसरे उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी सेवा दे सकता है या अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है।
राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार जितना आवश्यकता हो उसके अनुसार हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है और न्यायाधीश की नियुक्ति किया जा सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो हाई कोर्ट के, यदि कोई अवकाश प्राप्त रिटायर्ड हो चुके हैं न्यायाधीश, तो उनको भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं जब काम का दबाव बहुत ज़्यादा हो और राष्ट्रपति ऐसा चाहते हो। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है। देखिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ रिकॉर्ड कोर्ट। रिकॉर्ड कोर्ट कहने का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय जो फैसला देगा वो फैसला अधीनस्थ न्यायालय में, लोअर कोर्ट में, उससे जो नीचे के कोर्ट हैं, जो नीचे के न्यायालय हैं, उसमें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि उसे दूसरे हाई कोर्ट में भी, दूसरे उच्च न्यायालय में भी, दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उनके फैसलों को दिखाया जा सकता है। वकील जो है उनके फैसलों को दिखा सकते हैं कि इस तरीके की घटना घटी थी, इस तरीके का क्राइम घटा था, तो हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, इसलिए आपको भी ऐसा एक्शन लेना चाहिए, ऐसा फैसला देना चाहिए। तो ये जो अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट जो अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 215 के तहत है। तो यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आर्टिकल 215 में कौन सा अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो हमें याद रखना है हाई कोर्ट का। इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि 215। अब देखिए, कहा जाता है बंदर, 15 से हमने जोड़ा बंदरा। मान लीजिए कोई बंदर है और कहा जाता है कि इंसानों की उत्पत्ति जो है वो बंदरों से हुई है। किसी ने कहा कि इंसानों की उत्पत्ति बंदरों से हुई है, तो सामने वाला ये कहता है कि साक्ष्य प्रस्तुत करो कि बंदर से ही इंसान की उत्पत्ति हुई है, इंसान बना है बंदर से ही। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 215, 15 मतलब बंदर, 215 जो 215 ये कहता है कि उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड कोर्ट है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ कहाँ तक है? तो एक होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट उस काम के लिए हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कभी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाया जाता है। लोअर कोर्ट में जब सेटिस्फाइड नहीं होता है, वहाँ पे उन्हें लगता है कि इंसाफ नहीं मिला, तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं। यदि वो मामला हाई कोर्ट में भी नहीं सुलझ पाता है तब अंतिम में कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे देखते हैं। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, निषेध, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा, लेखा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ये है कि जो वसीयत बनाया जाता है उसके लिए, यदि तलाक का मामला है तो उसके लिए डायरेक्ट हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। विवाह का कोई मामला है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कोई कंपनी कानून से संबंधित है, इसके लिए हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कोई राजस्व संबंधी प्रकरण है, मतलब रेवेन्यू जो टैक्स वैक्स कलेक्शन है उससे यदि कोई संबंधित कोई मामला है तो इसके लिए हम डायरेक्ट जा सकते हैं। और नागरिकों की मौलिक अधिकार, यदि नागरिकों का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो तो उसके लिए हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट जो है वो अपना 5 रिट जारी कर सकती है। हमारे मौलिक अधिकार को बचाने के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार को बचाने के लिए हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है। तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है वो आर्टिकल 226 के तहत करती है। 226 आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करती है, इस बात को याद रखना। अब आगे देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में ये होता है कि अपील किया जाता है, मतलब लोअर कोर्ट में यदि मामला नहीं फरियाया, नहीं फैसला हुआ, या लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है और जो केस लड़ने वाले हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फौजदारी मामला जो भी होता है वो सारा का सारा क्राइम से संबंधित होता है।
जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये फौजदारी मामले में आता है। फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील किया जा सकता है। देखिए, यदि फौजदारी किसी क्राइम में जो सत्र न्यायाधीश है, जो लोअर कोर्ट है, यदि उसने मृत्युदंड दे दिया, उस क्राइम के लिए उसे मृत्युदंड दे दिया, तो इसके लिए हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। यदि वो व्यक्ति जिसे मृत्युदंड दिया गया है, यदि वो अपील नहीं भी करता है, फिर भी वो मामला हाई कोर्ट से गुजरेगा, क्योंकि किसी को फांसी देना, किसी का प्राण छीनना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें ये खास ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए मृत्युदंड के मामले में। आगे देखते हैं दीवानी मामला। दीवानी मामलों में वो सारे मामले आते हैं जैसे जमीन का विवाद, जमीन का विवाद हो गया अपने परिवार में, ठीक है, और बाकी दीवानी जैसे सगे संबंधी से विवाह, तलाक, ये सब जो होता है ये दीवानी मामले में आ जाता है। तो दीवानी मामले में जो हाई कोर्ट है, उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपए या उससे अधिक संपत्ति से संबंधित है। आगे आते हैं उच्च न्यायालय पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, संरक्षता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। जो हाई कोर्ट है वो पेटेंट में, पेटेंट आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का खोज किए, कोई प्रोसेस या कुछ भी, तो उसका हम पेटेंट करा सकते हैं। कोई डिजाइन, कोई सैम्बल बनवा लिए। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार पता है कि बाप के बाद बेटा, दादा के बाद उसका मतलब बाप के बाद बेटा, और फिर उसके बाद जो उत्तराधिकार होता है जमीन वमीन का, वो भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, संरक्षता। तो इन सब मामलों के लिए हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के लिए सारगर्भित प्रश्न से संबंधित है, तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है, या विधि से संबंध प्रश्न को निपटा कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। कहने का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय में मुकदमा का हस्तांतरण, यदि अधीनस्थ न्यायालय में किसी तरीके का कोई मुकदमा चल रहा हो और हाई कोर्ट को ये लगे कि ये जो मुकदमा चल रहा है इसमें विधि, कानून से संबंधित किसी बहुत ही गहरे प्रश्न छुपे हुए हैं, संविधान से संबंधित कोई प्रश्न छुपे हुए हैं, तो हाई कोर्ट उसको अपने यहाँ हस्तांतरित करवा सकता है, मतलब अधीनस्थ न्यायालय से वो अपने पास उस मामले को मंगवा सकता है। आगे देखिए प्रशासकीय अधिकार। हाई कोर्ट को प्रशासकीय अधिकार प्राप्त होता है। इसमें यह होता है कि जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति, छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय में अपॉइंट करने का, प्रमोशन देने का, छुट्टी देने का और कोई नियम बनाने का अधिकार हाई कोर्ट के पास होता है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। यदि राज्य के देश में देखा जाए तो अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्र सूची में संबंध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र सूची से संबंधित तो कोई विषय हो, राष्ट्र सूची आपको पता है 3 सूचियों में बटा है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्ती सूची। तो यदि राष्ट्र सूची के विषय से भी कुछ संबंधित विषय हो, कोई विवाद हो, तो उच्च न्यायालय में यदि वो मामला गया है तो उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में भी अपील किया जा सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू।